जो वीडियो का टॉपिक चूज़ करा है वो है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एफआईआर से रिलेटेड कुछ कानूनी प्रावधान समझाऊंगा, कुछ लॉज समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एफआईआर क्या होती है, किन केसेस में एफआईआर दर्ज हो सकती है। और अक्सर जो हमारे देश की दिक्कत है कि एफआईआर पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंडर ये सिटीजन्स को लीगल राइट होता है कि अगर किसी इंसान के आगे कोई दुर्घटना घटे, कोई अपराध हो, कोई क्राइम हो, या फिर कोई इंसान खुद किसी अपराध का विक्टिम हो, तो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर सबसे पहले रिपोर्ट लिखवा सकता है, इससे पहले कि पुलिस को कहीं और से पता लगे और वो अपनी छानबीन शुरू करे। तो सेक्शन 154 हमारा बताता है कि अगर आपके आगे कहीं अपराध होता है या फिर आपने खुद एक अपराध देखा होता है या आप खुद विक्टिम हो किसी अपराध कर, तो जाकर पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराइए। उसके बाद हमें यह समझना जरूरी है कि हर ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इस बात को हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस बात पर भी मैं फ्यूचर में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। हमारे सीआरपीसी में, हमारे क्रिमिनल लीगल सिस्टम में ऑफेंस को दो तरीके से बांटा गया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल को कहते हैं असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो इतने ग्रेव या फिर इतने सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं जहां पर पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के या फिर बिना सर्च वारंट के किसी इंसान को अरेस्ट कर सकती है, किसी के भी घर में घुसकर जिन पर उसे शक हो सर्च कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर्स नहीं होते, जिसमें अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए पहले पुलिस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एक अरेस्ट वारंट बनवाना पड़ता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को आप समझ लीजिए जैसे रेप, मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, वो बिल्कुल सीरियस तरह के ऑफेंस हैं, ये आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और कोई चेन स्नैचिंग या कोई छोटी मोटी चोरी, ये आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अगर आपको ये बात डिटेल में जाननी है तो सीआरपीसी 1973 के शेड्यूल 1 में दोनों तरह के ऑफेंसेस को डिफाइन करा गया है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, दो तरह के ऑफेंस हैं और एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मैटर्स में रजिस्टर होती है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 154 पे। देखिए, हमारी कंट्री में बहुत लोगों को एक गलत फहमी है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप एफआईआर उसी थाने में दर्ज कराएंगे जिसके अंडर के क्षेत्र में क्राइम हुआ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को अक्सर लगता है कि अगर कहीं पर कोई अपराध घटा तो जिस थाने के अंडर वो एरिया आता हो वहीं पर जाकर एफआईआर कराइए। ऐसा नहीं है। सेक्शन 154 जो है सीआरपीसी का, ये आपको राइट देता है आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर आपका जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर हो उसके पास जाकर आप कंप्लेंट कराएं। ऐसे में क्या होता है, सपोज करिए आपके आगे कहीं पर कुछ क्राइम कमिट हुआ, लेकिन वो एरिया जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है वो पुलिस स्टेशन आपके लिए बहुत दूर है, या फिर आप इस सिचुएशन में नहीं हैं, आप इस स्थिति में नहीं है कि वहां तक पहुंच पाए, लेकिन दूसरे एरिया का पुलिस स्टेशन आपके बिल्कुल पास है, तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर आप अपनी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इस तरह की एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर क्या होती है, ऐसी एफआईआर जो उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई हो जिसके अंडर वो एरिया ना आता हो जहां पर अपराध घटा। ऐसे में क्या करती है पुलिस, जो भी उस पुलिस स्टेशन का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होगा या फिर जो थाना प्रभारी होगा, वो उस एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देंगे जिसके अंडर वो एरिया आता होगा जहां पर अपराध घटा। तो फिर आज के बाद इस बात को याद रखिएगा, ये एक बहुत गलत मिस इन्फॉर्मेशन है कि पहले आप वो थाना ढूंढिए जिसके अंडर ये एरिया आता हो। आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, क्या होता है जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आप तो नहीं पता होता कि कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या फिर कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस वालों को ये पता होता है कि कौन सा संज्ञेय अपराध है और कौन सा असंज्ञेय अपराध है।
ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जब आप अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाएं तो वो आपको खुद अपनी साइड से बताएं कि आपका संज्ञेय अपराध है या आप जिस मैटर में रजिस्टर करवाने आए वो असंज्ञेय अपराध है। अगर वो संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर को उसे तुरंत एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करना होता है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर को उसे एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करना होता है। अब ये एनसीआर रजिस्टर क्या होता है? एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। तो जो ऑफेंसेस एफआईआर रजिस्टर में आते हैं उनके लिए तुरंत पुलिस अपना काम शुरू कर देती है, तुरंत उस मैटर की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन जो ऑफेंसेस एनसीआर रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज होती है उनके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। मजिस्ट्रेट जब परमिशन दे देते हैं, जब उन्हें अरेस्ट वारंट दे देते हैं, उसके बाद ही जाकर पुलिस उस मैटर की छानबीन शुरू करती है। जो मैटर एफआईआर में रजिस्टर होता है, अब आपको कैसे पता लगे कि आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है? कई बार क्या होता है, लोगों को लॉ नहीं पता होता, वो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और जब एफआईआर उनकी दर्ज हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, उन्हें बस ये बता देती है, उनसे कंप्लेंट सुनती है, एक पेपर में लिखती है और उन्हें बता देती है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी होती है। आगे से याद रखिए, अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो इसका मतलब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, वो सिर्फ एक तहरीर है, वो सिर्फ एक सेक्शन 2D के अंडर कंप्लेंट है, परिवाद है। कंप्लेंट और एफआईआर में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको कैसे पता लगे कि आपकी एफआईआर सक्सेसफुली दर्ज हो गई है? उसके लिए क्या होता है, पुलिस जब एक एफआईआर दर्ज करती है तो दो तरीके से करती है, या तो मौखिक या फिर लिखित, या तो ओरल या फिर रिटन। आप या तो जाकर बाय वर्ड ऑफ माउथ बता सकते हैं कि आपको क्या क्या लिखवाना है, या फिर आप ऑलरेडी एक रिटन एप्लीकेशन पुलिस वालों को सबमिट कर सकते हैं। जब वो उस एप्लीकेशन को लिखकर अपने पास सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद वो पहले उस पर आपका साइन कराते हैं और जो थाना प्रभारी होते हैं उनका साइन कराते हैं। उसके बाद वो उसमें आईपीसी की जिन सेक्शंस के अंडर जो आपने कंप्लेंट करी है, वो ऑफेंस आईपीसी के जिन जिन धाराओं के अंडर आ रहा है, वो धाराएं वो आपको बताते हैं और पूरा मैटर थाना प्रभारी आपको वापस बताता है कि ये आपने बोला है और ये सब मैटर आपने यहाँ पर लिखवाया है। उस मैटर में पुलिस अपनी साइड से कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिख सकती। जो आप बाय वर्ड ऑफ माउथ बोल रहे हैं वही एग्जैक्टली पुलिस को पेपर में लिखना होता है। और अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें भी पुलिस अपनी साइड से कुछ भी एडअप नहीं कर सकती। जब वो वापस आपको कंफर्म कराते हैं कि क्या आपने इन्हीं सेक्शंस के अंडर कंप्लेंट दर्ज करवाई है, क्या आपने यही कंप्लेंट करी है, तो फिर पुलिस को उसकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी आपको देनी होती है। जब ये सब पूरा हो जाए और आपके हाथ में एक फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी आ जाए जिसपे एफआईआर नंबर लिखा होता है, थाने का नाम लिखा होता है, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने या फिर थाना प्रभारी ने वो एफआईआर दर्ज करी होती है उनका नाम लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है और आप दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं, और इस तरह की पूरी कंप्लेंट के साथ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाए, तभी आप समझिए कि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके अलावा चाहे पुलिस ये कहे कि हम बाद में लिख लेंगे, चाहे वो आपसे कहे कि हमने कर ली है, इसका मतलब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पुलिस झूठ बोलती है। इसके बाद हम समझते हैं पुलिस का जो भी ऑफिसर आपसे डील कर रहा होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है आपको समझाना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। साथ ही साथ अगर आप एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर गए हैं तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि आपको सजेस्ट करे कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में जाइए। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट क्या होता है, अगर आपको समझना है तो आप मेरे पेज पर या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर दूसरी वीडियो देखिए। सेकंड नंबर की वीडियो में मैंने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट समझाए थे, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट के क्या पावर्स हैं और किस लेवल पर वो आता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती पुलिस, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अगर ऐसा होता है कि आपके आगे एक अपराध घटा या फिर आप खुद उस अपराध के विक्टिम हैं और आप किसी थाने में गए, किसी पुलिस ऑफिसर के पास गए और उन्होंने आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो जो सबसे पहला लीगल रेमेडी आपके पास होती है
वो ये होती है कि जो आपके एसपी सिटी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनके पास एक रिटन कंप्लेंट भेजिए। आप उनके ऑफिस डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं या फिर आप उन्हें एक रिटन कंप्लेंट भेज सकते हैं। अब इस रिटन कंप्लेंट को आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल मत रखिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मल रखेंगे तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन इस कंप्लेंट में आपको विद कॉन्सिक्वेंसेस सारे इवेंट्स बताने होते हैं, वहाँ से जब सबसे पहले आपके आगे अपराध घटा और तब तक जब तक आप पुलिस स्टेशन में गए और जिस भी पुलिस इंस्पेक्टर से या पुलिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपकी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर दिया या फिर आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दी। क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, अगर पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही है और उस पर आईपीसी की धाराएं नहीं बता रही हैं किस किस के अंडर आपकी एफआईआर रजिस्टर हुई है, इसका मतलब आपकी एफआईआर अभी सही से रजिस्टर नहीं हुई है और पुलिस आपको मिसगाइड कर रही है। अब आप या तो एसपी सिटी के पास भेज दीजिए। अब अगर तब भी आपकी एफआईआर डिले होती है या फिर उस मैटर की छानबीन में या पुलिस के एक्शन में डिले होता है, तो आपके पास क्या रेमेडी बचती है? जब कोर्ट खुले, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में डायरेक्ट आप अप्रोच कीजिए, डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन डालिए और सीधे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या तो उनसे या फिर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनसे। दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर आईएएस ऑफिसर, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं जज, जो जुडिशियरी का पार्ट होते हैं। आप किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या फिर सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से सीधे आप उन्हें ये बात बता सकते हैं, सीधा उन्हें आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं कि पहले मेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके बाद एसपी सिटी को मैंने कंप्लेंट दी, तब भी मेरी एफआईआर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये आपके पास लास्ट लीगल रेमेडी थी, जिसके बाद हर हाल में आपके केस में तहकीकात शुरू हो जाती है। तो आज का टॉपिक में मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शंस हैं वो आपके दूर हुए, जिसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था कि केवल उसी थाने में एफआईआर होगी जिसके अंडर अपराध घटा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस मेरी वीडियो से आपको कुछ भी एफआईआर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज मिली है, तो मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर क्रिमिनल लॉ सीरीज़ के नाम से मेरा पेज है, उसे फॉलो कीजिए, और भी बेसिक लॉ के टॉपिक्स को समझने के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देखिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, चाहे वो कुछ सेक्शंस हों, चाहे वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हों या फिर वो कोई फेमस केस लॉज हों, वो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।